नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 6 लेकर आए हैं जो बीएसटीसी, पीटीटी, रीट, सीएटी, पशु परिचर और भी जो राजस्थान में अन्य आरपीएससी से संबंधित जो वैकेंसीज है उनसे संबंधित उसको हम टारगेट करते हुए 2000 क्वेश्चनों की अति महत्वपूर्ण सीरीज़ स्टार्ट की है हमने। तो ये आए हुए एग्ज़ाम में क्वेश्चन है और बार बार क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। उन क्वेश्चनों को हम लेकर आए हैं। तो बिना समय गवाए हुए हम चलते हैं आज की क्लास में। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 है, गागरोन का किला किस श्रेणी में आता है? ऑप्शन है आपके पास में पारिक दुर्ग, धानवन दुर्ग, जल दुर्ग, वन दुर्ग। गागरोन का किला किस श्रेणी में आता है? मतलब जो किले हैं उनकी अलग अलग श्रेणियां हैं, तो इसमें गागरोन का किला किस श्रेणी में आता है? आंसर है आपके पास में जल दुर्ग। कौन सी श्रेणी में आता है? जल दुर्ग। बात करते हैं व्याख्या की। जल दुर्ग कह दो या ओदक दुर्ग कह दो, क्योंकि जल का पर्यायवाची ओदक भी होता है। ये चारों ओर पानी से घिरे होते हैं। उदाहरण है जैसे कौन कौन से दुर्ग हैं? गागरोन दुर्ग जो झालावाड़ में है, भैंसरोडगढ़ दुर्ग जो कहाँ है? चित्तौड़गढ़, और कोसवर्धन दुर्ग जो कहाँ है? बारा। ठीक है। और ये जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है यह है गागरोन का किला जो काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर स्थित है। कौन सी नदियों के? काली सिंध प्लस आहू नदी के संगम पर स्थित है ये। ठीक है। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सा एक प्रकार का पहाड़ी किला नहीं है? आपको आंसर देना है इनमें से कौन सा नहीं है। ऑप्शन है मेहरानगढ़, भैंसरोडगढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग, जालोर दुर्ग। बताइए आप। और इसका आंसर है, क्या है इसका आंसर? भैंसरोडगढ़ दुर्ग। ये दुर्ग पहाड़ी किला नहीं है, यह है जल दुर्ग। कौन सा दुर्ग है ये? किस श्रेणी में है? जल दुर्ग में। ये जो बाकी जो किले हैं मेहरानगढ़, तारागढ़, जालोर, ये है कौन से श्रेणी के हैं? गिरिदुर्ग। यह पर्वत एकांत में किसी पहाड़ी पर स्थित होता है और इस दुर्ग में जल संचय का अच्छा प्रबंध होता है। उदाहरण के लिए कौन कौन से दुर्ग हैं? मांडलगढ़ जो कहाँ है? भीलवाड़ा, तारागढ़, अजमेर, नाहरगढ़, जयपुर, मेहरानगढ़, जोधपुर। या आदि दुर्ग किस श्रेणी में है? यह है गिरिदुर्ग की श्रेणी में। और ये जो आप चित्र देख रहे हैं यह है भैंसरोडगढ़ दुर्ग जो कहाँ है? चित्तौड़गढ़। ठीक है। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अधोलिखित मतलब निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग धानवन दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है? कौन सा दुर्ग है जो धानवन श्रेणी में रखा जाता है? ऑप्शन है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग जो झालावाड़ में है, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर, सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर। यह धानवन दुर्ग का मतलब होता है जो रेतीले इलाके में हो। कौन से में? रेतीले या मरुस्थल, वो दुर्ग धानवन दुर्ग होते हैं। और अगर हम ऑप्शन की अगर हम बात करें तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग गिरिदुर्ग है। कौन सा है? गिरिदुर्ग। और ये गागरोन दुर्ग कौन सा था? जल दुर्ग। कौन सा है? जल दुर्ग है ये। और ये जो है मेहरानगढ़ दुर्ग ये भी कौन सा था? ये है गिरिदुर्ग, पहाड़ी पर बना हुआ है। ठीक है। और ये जो सोनारगढ़ दुर्ग है जिसे जैसानगढ़ कहते हैं, जैसानगढ़ भी कहते हैं इसे। ठीक है। और ये कौन सा है? धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है ये। तो आंसर होगा डी, सोनारगढ़ जैसलमेर। व्याख्या की अगर हम बात करें, धानवन या मरुस्थल दुर्ग ये चारों ओर रेत के ऊंचे टीलों से घिरे होते हैं।
उदाहरण है जैसे सोनारगढ़ जैसलमेर, जूनागढ़ जो कहाँ है बीकानेर, नागौर के दुर्ग, ये सारे के सारे दुर्ग कौन सी श्रेणी में है? धानवंत दुर्ग की श्रेणी में। और ये जो आप चित्र देख रहे हैं यह है जैसलमेर दुर्ग। कौन सा है? जैसलमेर दुर्ग। और आप चित्र से भी आपको देखने में ऐसा प्रतीत हो रहा है, ये जो दुर्ग है ये देखो, ये मिट्टी का टीला है, ये रेत का टीला है और इसी पर ये दुर्ग बना हुआ है, क्योंकि मरुस्थल ये चारों ओर रेत के ऊंचे टीलों से घिरे होते हैं। और ये जो चित्र पे नज़र आ रहा है आपको, ये बिल्कुल रेत के टीले पर बना हुआ है, इसलिए ये धानवंत दुर्ग की श्रेणी में है। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें, दधी माता का मंदिर स्थित है। ऑप्शन है कंसुआ कोटा, ओसिया जोधपुर, गोठ मांगलोद नागौर, पीपलूद बाड़मेर। बताइए आप इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में देंगे आप। और आंसर की अगर हम बात करें तो आंसर होगा इसका गोठ मांगलोद नागौर। दधी माता का मंदिर स्थित कहाँ है? गोठ मांगलोद नागौर। व्याख्या की अगर हम बात करें तो ये गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर है। कौन सा? दधी माता का मंदिर। और कौन कौन से हैं गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर? हर्षनाथ का मंदिर जो कहाँ है? सीकर। आगे है अंबिका माता का मंदिर जो कहाँ है? जगत उदयपुर। गोठ मांगलोद का दधी माता का मंदिर ये है नागौर। और आपको बता दें कि ये जो दधी माता का मंदिर है ये दादिच ब्राह्मणों की कुलदेवी है। कौन से ब्राह्मणों की? दादिच ब्राह्मणों की कुलदेवी भी दधी माता ही है, जो मंदिर है कहाँ? गोठ मांगलोद नागौर। ये जो चित्र नज़र आ रहा है यह है दधी माता का मंदिर जो कहाँ है? गोठ मांगलोद नागौर। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो वो है किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर और आभानेरी के हर्षत माता मंदिर निम्नलिखित में से कौन सी स्थापत्य शैली में बने हुए हैं? मतलब दो मंदिर है, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर और जो आभानेरी के हर्षत माता की जो मंदिर है वो कौन सी स्थापत्य शैली में बने हुए हैं? ऑप्शन है गुप्त स्थापत्य शैली, गुर्जर प्रतिहार शैली, मौर्य शैली, द्रविड़ शैली। कौन सी है? आंसर क्या है इसका? आंसर की अगर हम बात करें तो आंसर है गुर्जर प्रतिहार शैली में बने हुए हैं ये किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर और आभानेरी का हर्षत माता का मंदिर। कौन सी शैली में? गुर्जर प्रतिहार शैली में। व्याख्या की बात करें तो गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर कौन कौन से हैं? और किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर जो कहाँ है? बाड़मेर। ठीक है। कुंभश्याम मंदिर कहाँ है? चित्तौड़गढ़। कुंभश्याम मंदिर चित्तौड़गढ़ जो कौन सी शैली में है? गुर्जर प्रतिहार शैली में। आह्वा का कामेश्वर महादेव एवं सुगाली माता मंदिर, हर्षद माता का मंदिर, आभानेरी दौसा, ये सब के सब कौन सी शैली में बने हुए हैं? गुर्जर प्रतिहार शैली में। ये जो है सुगाली माता, इन्हें ये आह्वा के ठाकुर कुशाल सिंह की देवी, आराध्य देवी थी ये, और इन्हें क्रांतिकारी की देवी भी कहते हैं। क्रांतिकारियों की देवी भी सुगाली माता को ही कहते हैं। ठीक है। 10 सिर और 54 हाथ वाली माता भी इन्हें ही कहते हैं। और स्क्रीन पे जो चित्र नजर आ रहा है यह है किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर। कौन सा है? किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर। और ये जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं यह है आभानेरी हर्षत माता का मंदिर। आभानेरी हर्षत माता का मंदिर जो कहाँ है? दौसा। ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान था। मतलब अजमेर में जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है उस पर आने वाला सबसे पहला सुल्तान कौन था? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। बताइए आप इसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में देंगे कि इनमें से चारों में से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर पहले सुल्तान कौन आए थे? और आंसर है इसका मोहम्मद बिन तुगलक।
कौन आए थे? मोहम्मद बिन तुगलक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आने वाले पहले सुल्तान थे। बात करते हैं व्याख्या की। अजमेर में हर वर्ष हिजरी संवत के 1 से 6 रजब तक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की याद में ख्वाजा साहब का उर्स मनाया जाता है। हिजरी संवत के रजब माह में 1 से 6 तारीख तक ख्वाजा साहब का उर्स बढ़ता है, जिसमें जो गोरी परिवार है वो विशेषकर इसमें वो शुरुआत करने आते हैं। और बात करें इल्तुतमिश, तो इन्होंने तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का निर्माण करवाया था। ठीक है, आगे हम, और ये जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है आपको चित्र, यह है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। किसकी दरगाह है ये? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है ये। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो अजमेर में स्थित ख्वाजा साहब की दरगाह में स्थित बड़ी देग किस मुग़ल सम्राट द्वारा भेंट की गई? मतलब वहाँ पर क्या है कि ख्वाजा साहब की जो दरगाह है वहाँ पर 2 देग बनी हुई है, बड़ी देग और छोटी देग। जो बड़ी देग है वो किस मुग़ल सम्राट ने बनवाई थी और जो छोटी देग है वो किसने बनवाई थी? बड़ी देग की अगर हम बात करें, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में बड़ी देग का जिक्र किया गया है, तो बड़ी देग की अगर किसने बनवाई थी या किसके द्वारा भेंट की गई थी? ऑप्शन है हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, अकबर। कौन सी? बड़ी देग। बड़ी देग किसने बनवाई थी? अकबर ने। ठीक है, आंसर क्या होगा? अकबर। व्याख्या की अगर हम बात करें तो अजमेर में स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में मुग़ल सम्राट जहांगीर द्वारा भेंट की गई छोटी देग, मतलब जो छोटी देग है, छोटी देग तो बनवाई गई किनके द्वारा? जहांगीर द्वारा। ठीक है, और बड़ी जो देग है, बड़ी देग बनवाई गई किनके द्वारा? अकबर के द्वारा। ये जो बड़ी देग है ये बनवाई गई थी अकबर के द्वारा, और छोटी देग जहांगीर के द्वारा। ठीक है, भेंट की गई और यही रखी गई है। ये दोनों जो देग है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वहीं रखी हुई है। और बता दें आपको कि जो बड़ी जो देग है वहाँ पर तो चावल जो इनके जो उर्स के दिनों में जो वो खिचड़ी या चावल जो पकाए जाते हैं वो तो पका सकते हैं कम से कम भी 100 मन, और जो छोटी देग में पका सकते हैं एक बार में 80 मन। और ये जो आपको चित्र जो नज़र आ रहा है ये देखिए, ये तो है बड़ी देग। कौन सी देग है ये तो है बड़ी। ठीक है, देखने में भी लग रहा होगा। और ये है छोटी। इसमें तो कितना चावल पका सकता है एक बार में? 100 मन, और इसमें 80। ठीक है, आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, हवा महल की डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? जो हवा महल है जयपुर में, उसकी डिजाइन किनके द्वारा तैयार की गई थी? ऑप्शन है जय सिंह, रतन सिंह, लालचंद उस्ता, हरी सिंह। हवा महल की डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? इसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में देंगे, और इसका आंसर तो आपको ज़रूर आना चाहिए, है कि नहीं है? और आंसर की अगर हम बात करें तो यह है लालचंद उस्ता। किनके द्वारा डिजाइन की गई थी? लालचंद उस्ता के द्वारा। व्याख्या की अगर हम बात करें तो हवा महल 1799 में 1799 में सवाई प्रताप सिंह द्वारा निर्मित यह 5 मंजिल की भव्य इमारत है। कितनी मंजिल है? 5 मंजिल। इस इमारत को उस्ताद लालचंद कारीगर ने बनाया था। ठीक है, और ये जो आपको स्क्रीन पर जो चित्र नज़र आ रहा है यह है हवा महल। ठीक है, बिल्कुल जिन्होंने नहीं देखा है हवा महल देख सकता है यहाँ से बैठा बैठा। ठीक है ना, गोविंद जी सर की क्लास में आपको ये मान के चलो कि प्रत्येक क्वेश्चन में
पीपीटी के माध्यम से आपको चित्र भी नज़र आएंगे तो आपको जीवन भर नहीं भूलेंगे ये क्वेश्चनों को। आप हवा महल आपको दिखाया भी गया है, और ये किसके द्वारा, ये जो डिजाइन है ये किनके द्वारा तैयार की गई है, ये है उस्ताद लालचंद के द्वारा तैयार की गई है। ठीक है, और निर्मित किन्होंने करवाया, 1799 में प्रताप सिंह द्वारा। ठीक है, आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। आमेर पैलेस स्थित है, ऑप्शन है प्रतापगढ़, जालोर, जयपुर, उदयपुर। आमेर कहाँ है, मतलब आमेर दुर्ग कहाँ पर है? ऑप्शन है प्रतापगढ़, जालोर, जयपुर, उदयपुर। ये तो ज़रूर आ गया होगा, सबको आ गया होगा ये तो, और ये है जयपुर। ठीक है, व्याख्या की अगर हम बात करें तो आमेर का महल जयपुर में। ठीक है, आमेर की माउठा झील के पास की पहाड़ी पर स्थित है। कछवाहा राजा मानसिंह द्वारा 1592 ईस्वी में निर्मित यह महल हिंदू मुस्लिम शैली का समन्वित रूप है। मतलब इनका निर्माण करवाया था कछवा राजा कौन, मानसिंह। और कब करवाया था, ये करवाया था 1592 ईस्वी में। जो कहाँ है ये, किस झील के किनारे, यह है आमेर में ही झील है, माउठा झील। कौन सी झील, माउठा झील के किनारे है ये। ठीक है, और ये हिंदू मुस्लिम शैली का समन्वित रूप है। और ये जो आपको स्क्रीन पे जो चित्र नज़र आ रहा है, यह है आमेर का किला, जो कहाँ है, जयपुर में। और इसी किले में एक देवी का मंदिर है, वो है शीला देवी। कौन सी देवी, शीला देवी का मंदिर भी इसी किले के अंदर स्थित है। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल है। आमेर का किला, जोधपुर का किला, नाहरगढ़ का किला, जूनागढ़ का किला। बताइए आप, मतलब वह किला कौन सा है जिसमें एक जैसे 9 महल है? ऑप्शन है आपके पास में, और इसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में देंगे। और आंसर की अगर हम बात करें तो कौन सा किला है जो 9 महल है एक जैसे, और वो है नाहरगढ़ का किला, जो कहाँ है, जयपुर। कहाँ है ये भी, जयपुर में। और ये है आपका आंसर, नाहरगढ़ का किला। व्याख्या की अगर हम बात करें तो नाहरगढ़ का किला, जिसे सुदर्शन किला, और इसके क्या नाम है, सुदर्शन, सुदर्शन का किला भी कहते हैं इन्हें, इसे नाहरगढ़ के किले को। ठीक है, डरावना किला के नाम से भी जाना जाता है। इस किले का निर्माण जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने निर्माण तो करवाया था। किसने, सवाई जयसिंह ने। इस किले का निर्माण करवाया सवाई जयसिंह ने। कब करवाया, 1734, 1734 में इसका निर्माण करवाया सवाई जयसिंह ने। और माधो सिंह ने अपनी 9 प्रेमिकाओं के लिए नाहरगढ़ पर बनवाए थे 9 खूबसूरत महल। मतलब जो नाहरगढ़ का किला है उसका निर्माण तो करवाया सवाई जयसिंह ने। कब, 1734 ईस्वी में। और जो ये नाहरगढ़ का जो किला है उसमें जो 9 खूबसूरत जो महल बनवाए थे, ये बनवाए थे किन्होंने, माधो सिंह ने। किन्होंने बनवाए थे, माधो सिंह ने। और कितने बनवाए थे, 9। ये भी आप याद रखेंगे। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। और ये जो है, ये है आपके सामने जो चित्र नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, ये है नाहरगढ़। कौन सा किला है, नाहरगढ़, जो माधो सिंह ने 9 महल बनवाए यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसने 84 खंभों की छतरी का निर्माण कराया? मतलब 84 खंभों की छतरी नाम तो सुना ही होगा आपने। यह है बूंदी में। कहाँ है, बूंदी में। अब बात चल रही है कि इस जो 84 खंभों की जो छतरी है बूंदी में, इसका निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन है आपके सामने, राव राजा बुद्ध सिंह, देवा, राव विष्णु सिंह, जैसी बाई। बताइए आप।
आंसर की अगर हम बात करें तो आंसर है इसका देवा। अब देवा है कौन, व्याख्या में चलते हैं, आगे आते हैं इधर। 84 खंभों की छतरी जो कहाँ है, देवपुरा गांव और बूंदी में, ठीक है। और ये भगवान शिव को समर्पित है, ठीक है। इस छतरी का निर्माण 1683 से 1695 ईस्वी के बीच हुआ और राजा अनिरुद्ध के भ्राता, किसके भ्राता, राजा अनिरुद्ध के भ्राता कौन, देवा ने करवाया था, ठीक है। मतलब 84 खंभों की छतरी का निर्माण राजा अनिरुद्ध सिंह के जो भाई हैं देवा, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। और ये जो आप स्क्रीन पे जो चित्र देख रहे हैं ये है 84 खंभों की छतरी, 84 गिन सकते हैं, है ना। और ये है बूंदी के देवपुरा गांव में। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अलवर स्थित मूसी महारानी की छतरी बनवाई गई थी, किन्होंने बनवाई, महाराजा बख्तावर सिंह, महाराजा मंगल सिंह, महाराजा जय सिंह, महाराजा विनय सिंह। अलवर में स्थित है मूसी महारानी की छतरी और ये कितने खंभों की छतरी है, यह है 80 खंभों की। कितने खंभे हैं इसके, 80। 84 खंभों की छतरी तो नाम से ही पता चल रहा है कि कितने हैं, 84, 84। और जो मूसी महारानी की छतरी है अलवर में वो है 80 खंभों की। अब बात है कि इसका निर्माण किसने करवाया था, यह छतरी किसने बनवाई थी। तो आंसर है आपके पास में महाराजा विनय सिंह। किन्होंने बनवाई, महाराजा विनय सिंह ने। मूसी महारानी की छतरी जो कहाँ है, अलवर, 80 खंभों की है। कितने खंभों की है, 80 खंभों। इस 80 खंभों वाली इस छतरी का निर्माण 1815 ईस्वी में, कब, 1815 ईस्वी में बख्तावर सिंह की महारानी के दत्तक पुत्र, मतलब ये जो है ना राजा, इनकी महारानी का दत्तक पुत्र और कौन, विनय सिंह ने इसका निर्माण करवाया। और कब करवाया, 1815 ईस्वी में। ये जो आप स्क्रीन पे जो चित्र देख रहे हैं ये है मूसी महारानी की छतरी जो कहाँ है, अलवर। और किन्होंने निर्माण करवाया था, महाराजा विनय सिंह ने। जो कौन थे ये, बख्तावर सिंह की महारानी थी, उनका दत्तक पुत्र था ये, ठीक है। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। लाड़ियों या लड़ियों की हवेली, गोयनका की हवेली भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ये जो दोनों जो हवेलियां हैं ये भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। झुंझुनू जिले के किस स्थान पर स्थित है, मतलब लाड़ियों या लड़ियों की हवेली और गोयनका की हवेलियां, ये दोनों हवेलियां भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। और कौन से ज़िले में है, झुंझुनू जिले में। लेकिन झुंझुनू जिले में भी कौन से स्थान पर स्थित है, ऑप्शन है मंडावा, मुकुंदगढ़, नवलगढ़, बागड़। और इसका आंसर है मंडावा। कहाँ स्थित है ये, झुंझुनू, मंडावा। बात करते हैं व्याख्या की। सागरमल लाड़िया तथा रामनाथ गोयनका की हवेलियाँ और एक है हनुमान प्रसाद गोयनका की हवेली, झुंझुनू वाला हवेली, मोहनलाल सर्राफ हवेली आदि मंडावा में स्थित है। मतलब ये जो है ही सही। इनके अलावा रामनाथ गोयनका की हवेली मंडावा, हनुमान प्रसाद गोयनका की हवेली मंडावा, झुंझुनू वाला हवेली मंडावा, मोहनलाल सर्राफ हवेली मंडावा, जो कहाँ है, झुंझुनू में, ठीक है। और ये जो स्क्रीन पे जो चित्र नज़र आ रहा है यह है गोयनका की हवेली, ठीक है। कौन सी है, गोयनका की हवेली, जो कहाँ है, मंडावा, झुंझुनू। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध झाला की हवेली अवस्थित है, मतलब भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है झाला हवेली, वो कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है कोटा, झालावाड़, बूंदी, मंडावा। और कहाँ है ये,
कोटा। कहाँ है? आंसर है इसका कोटा। झालाजी की हवेली जालिम सिंह द्वारा यह हवेली विशेष रूप से आखेट चित्रों के लिए जानी जाती है। मतलब यहाँ पर क्या है कि ये जो झालाजी की हवेली है कोटा, ये किसके द्वारा निर्मित है? जालिम सिंह द्वारा। ठीक है। और ये जो शिकार करते हुए चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, ये झाला की हवेली जो कहाँ है? कोटा। ये देखिए, ये झाला हवेली का एक चित्र का एक दृश्य लिया गया है, ये जो कहाँ है? कोटा में। कौन सी हवेली? झाला हवेली। आगे हम बात करते हैं किस, और यहाँ पर गलती से हो गया, यहाँ करना है आपको 15। ठीक है। कौन सा शहर कुंडों और बावड़ियों के शहर के रूप में जाना जाता है? मतलब कौन सा शहर है जो कुंड व बावड़ियों के लिए जाना जाता है? ऑप्शन है बूंदी, बाड़मेर, कोटा, टोंक। बताइए आप कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर दें। कौन सा शहर है जो कुंड व बावड़ियों के लिए जाना जाता है? और वो है कौन सा है? ऑप्शन है बूंदी, बाड़मेर, कोटा, टोंक। और आपके सामने इसका आंसर होगा बूंदी। क्या होगा इसका? बूंदी। व्याख्या की बात करते हैं। सैकड़ों बावड़ियाँ, जैसे कौन कौन सी? काकाजी बावड़ी, अनारकली की बावड़ी। बताओ, अनारकली डिस्को चली, ये है वो अनारकली बावड़ी। गुल्ला की बावड़ी, चंपाबाद की बावड़ी, ये सब कहाँ है? बूंदी में स्थित है। होने के कारण बूंदी को सिटी ऑफ क्या? स्टेप वेल्स, मतलब बावड़ियों का शहर कहा जाता है। बूंदी को बावड़ियों का शहर कहा जाता है। ठीक है। आगे हम बात करते हैं, ये जो स्क्रीन पे जो नज़र आ रहा है चित्र, ये है रानी जी की बावड़ी का। कौन सी बावड़ी का? रानी जी की बावड़ी का। ठीक है। और ये भी कहाँ है? बूंदी में। क्वेश्चन नंबर 16। प्रसिद्ध भाटाड़ू कुआं राजस्थान के निम्न में से किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है बाड़मेर, जयपुर, भरतपुर, दौसा। अब कई बच्चे ऐसे कहेंगे कि सर भाटाड़ू का कुआं राजस्थान के निम्न में से किस जिले में स्थित है? और ऑप्शन है बाड़मेर, जयपुर, भरतपुर, दौसा। मुझे पता है इसका आंसर चेंज हुआ है। वैसे अभी जो आंसर है ना, ये है बाड़मेर। कहाँ है ये भाटाड़ू का कुआं? बाड़मेर में। अब व्याख्या की बात करते हैं। भाटाड़ू का कुआं बालोतरा वर्तमान में कहाँ है? बात आ जाए वर्तमान, और वर्तमान में ही पढ़ेंगे भी, तो वर्तमान में तो है बालोतरा। कहाँ है? बालोतरा। ठीक है। लेकिन बात करें पूर्व राजस्थान की पहले, क्योंकि अभी जो है पुराने राजस्थान की अगर हम बात करें तो पुराने राजस्थान में 33 ज़िले 7 संभाग थे। अभी वर्तमान राजस्थान में 50 ज़िले और 10 संभाग है, जिसमें से एक जो नया ज़िला बना है वो है बालोतरा। ये बालोतरा पहले बाड़मेर का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अब इसको नया ज़िला बनाने की वजह से अब ये जो भाटाड़ू का जो कुआं है ये कौन से ज़िले में स्थित है? बालोतरा में। ठीक है। बायतू तहसील के भाटाड़ू ग्राम में आधुनिक पाषाण कला से बना संगमरमर का कुआं दर्शनीय है। इसे रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है। भाटाड़ू के कुओं को क्या कहा जाता है? रेगिस्तान का जल महल भी कहा जाता है। और स्क्रीन पे आपको अभी भाटाड़ू का कुआं भी दिखाएंगे। और ये लीजिए आपके सामने, दिल थाम कर बैठिए, यह है भाटाड़ू का कुआं जो रेगिस्तान का जल महल कहलाता है। पहले बाड़मेर में था, लेकिन अभी वर्तमान में बालोतरा ज़िले में है ये। ठीक है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18।
राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण में गठित मत्स्य संघ में सम्मिलित हुए। मतलब राजस्थान, आपको पता है कि राजस्थान का एकीकरण हुआ है और पहले 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे, ठीक है। और जब राजस्थान का निर्माण प्रथम चरण में, एकीकरण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ में कौन कौन से रियासतें सम्मिलित हुआ, तो वो है, ऑप्शन है जयपुर और टोंक रियासतें, अलवर, भरतपुर, धौलपुर एवं करौली रियासतें, कोटा, झालावाड़ रियासतें, मेवाड़ एवं अजमेर मेरवाड़ा। राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण में गठित मत्स्य संघ में सम्मिलित हुए और आंसर है अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। ये रियासतें राजस्थान के प्रथम चरण में जो नाम दिया गया मत्स्य संघ, और इसका नाम दिया था KM मुंशी। ये है आंसर। आगे व्याख्या की अगर हम बात करते हैं, प्रथम चरण में 4 रियासतें, कौन कौन सी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली आदि को मिलाकर मत्स्य संघ, यह नाम है KM मुंशी की देन है। मतलब मत्स्य संघ का नाम दिया था KM मुंशी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। का निर्माण कब हुआ, 18 मार्च 1948 को, और ये गठित कब हुआ था, 18 मार्च 1948, 1948, ठीक है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 1948 में किनको मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था। मतलब मत्स्य संघ का जब निर्माण हुआ तो किनको राज प्रमुख बनाया गया। ऑप्शन है कुंवर मान सिंह, महाराजा विजेंद्र सिंह, महाराजा उदयभान सिंह, महाराजा भीम सिंह, और आंसर है इसका महाराजा उदयभान सिंह, ठीक है। इस संघ की राजधानी अलवर, मत्स्य संघ की राजधानी क्या थी, अलवर, ठीक है। का राज प्रमुख धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह, और ये कहाँ के थे, धौलपुर के महाराजा थे, ये धौलपुर महाराजा उदयभान सिंह, ठीक है। और प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत को बनाया गया। प्रधानमंत्री बनाया गया किनको, ये बनाया गया था शोभा राम कुमावत। इनको तो बनाया गया प्रधानमंत्री, और इनको धौलपुर के जो महाराजा थे उनका नाम था क्या, महाराजा उदयभान सिंह। इनको बनाया गया राज प्रमुख। और मत्स्य संघ की राज अलवर कब गठित किया गया, 18 मार्च 1948। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 ईस्वी में किसने पुस्तक लिखी। ऑप्शन है रामकृष्ण दास, WH ब्राह्मण, आनंद कुमार स्वामी, SC मेहता। क्या है इसका आंसर। आंसर की अगर हम बात करें तो आनंद कुमार स्वामी। व्याख्या में आता है 1916 ईस्वी में राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी ने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक का नाम है राजपूत पेंटिंग्स में किया। राजस्थान में आधुनिक चित्रकला को प्रारंभ करने का श्रेय किनको जाता है, कुंदन लाल मिस्री को दिया जाता है। आधुनिक चित्रकला का प्रारंभ तो किया कुंदन लाल मिस्री ने, और राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन किया आनंद कुमार स्वामी ने। और कौन सी पुस्तक में, राजपूत पेंटिंग शीर्षक में 1916 में आनंद कुमार स्वामी ने इस पुस्तक में इनका क्या किया, वैज्ञानिक विभाजन किया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको ज़रूर पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत। और ऐसे ही हम क्लास लाते रहेंगे। थैंक यू।